सभी स्टूडेंट्स का ओपी सर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो हम वीडियोस बनाते आ रहे हैं वो टेंसेस के ऊपर थे, जिसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस तक अपने वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद के वीडियोस भी जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। इसी बीच में हम एक नई प्लेलिस्ट एक्टिव पैसिव वॉइस लेकर आए हैं। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको करने से पहले आपके टेंसेस क्लियर हो जाने चाहिए। ऐसे बच्चे जिनके टेंस एकदम क्लियर है उनके लिए इनको समझना काफ़ी आसान रहेगा। तो ये पहला वीडियो है एक्टिव पैसिव वॉइस का, जिसे आप पूरा देखें, इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। और यह आपको ओपी सर स्टडी पॉइंट चैनल की प्लेलिस्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के अंतर्गत मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव का मतलब है, एक्टिव का क्या मतलब है, देखिए एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब है निष्क्रिय। एक्टिव का मतलब है कि जहाँ पर जो करता है वो सक्रिय हो, ठीक है, जहाँ पर कर्ता का मेन रोल हो, एक्टिव हो, जहाँ पर कर्ता वो एक्टिव वॉइस होता है। और जहाँ पर कर्ता पैसिव यानी कि निष्क्रिय हो वो पैसिव वॉइस होता है। अब देखिए इसको समझते हैं। इंग्लिश ग्रामर में एक ही वाक्य को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में किसी भी वाक्य को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक है एक्टिव वॉइस, जिसे हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं। दूसरा है पैसिव वॉइस, जिसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है। इसमें कर्ता प्रधान होता है और वर्ब कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार आती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को सर्वप्रथम लिखा जाता है, जैसे सीता राइट्स अ लेटर। यहाँ पर देखिए वर्ब है राइट, लिखना। तो लिखने का काम कौन कर रहा है? सीता। तो सीता जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। देखिए कैसे। पैसिव वॉइस के अंतर्गत पैसिव वॉइस जो दूसरे वाक्य लिखने का प्रकार है, इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्रदान होता है। मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। जैसा कि ऊपर का वाक्य था, सीता राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर सीता पत्र लिखती है, तो पत्र लिखने का काम सीता कर रही है, तो सीता को सब्जेक्ट की जगह लिखा है। सीता सब्जेक्ट है और उसको आगे लिखा हुआ है। परंतु इसी को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह अंतिम वाक्य के अंत में आ जाता है, ठीक है। तो ये इनका है अंतर। अब देखिए एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ नियम हैं। जैसे पहला है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। हमें पहला काम क्या करना है? जैसे ही एक्टिव वॉइस के रूप में लिखा हुआ सवाल हमारे सामने आएगा और हमसे कहा जाएगा कि इसको पैसिव वॉइस में हमें बदलना है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें आगे लेना है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? वर्ब के टेंस और ऑब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। हमें देखना है कि वाक्य किस टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। वाक्य किस टेंस में लिखा हुआ है, पहले उस टेंस की पहचान करनी है। और जैसे ही हमें टेंस की पहचान हो जाएगी, उसके बाद हमें उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा एक्टिव पैसिव वॉइस में,
वो हम थोड़ा अभी आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तीसरा काम क्या है, एक्टिव वॉइस के वर्ब को पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखा जाना है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर हम वाक्य को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, भले ही कोई भी टेंस हो, पैसिव वॉइस के अंतर्गत वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम है, बेसिक नियम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इनको। जब भी हम एजर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव को बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद टेंस को ध्यान में रखते हुए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो देखिए क्या फॉर्मूला रहेगा, जनरली सामान्यतया क्या फॉर्मूला रहने वाला है वो देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मतलब जो वाक्य हमारे सामने होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब देखिए किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक मैंने चार्ट बनाया है, इसको ध्यान से देखिए। पहली जो रो है, ये वाली जो रो है, पहली जो लाइन है, ये प्रेजेंट टेंस की है। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। दूसरी रो है पास्ट वाली है, जिसमें पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये वाली रो फ्यूचर टेंस की है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए यदि हमारे सामने एक्टिव वॉइस के अंतर्गत यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की चीज़ है ये। प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत यदि हमारे सामने वाक्य आता है तो हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे वो ध्यान रखनी है। देखिए तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी प्रेजेंट सिंपल में आए तो इसका जो पड़ोसी है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अंतर्गत, उनका उपयोग हमें प्रेजेंट सिंपल में करना है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, आर और एम। तो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत यदि एक्टिव वॉइस का कोई वाक्य आए तो उसको पैसिव में बदलते समय हमें इज, आर, एम का प्रयोग करना है। मतलब प्रेजेंट सिंपल आए तो ये याद रखना है कि इसका पड़ोसी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज़ करना है, बराबर। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में यदि कोई वाक्य लिखा हुआ है तो हमें याद रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यदि कोई वाक्य लिखा हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही यूज़ करनी है, मतलब इज, आर, एम, परंतु साथ में बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग, BEING, इज, आर, एम प्लस बीइंग का प्रयोग करना है। ये बात अच्छे से याद रखनी है। इसी प्रकार यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो हमें इसके पड़ोसी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, जो कि होती है हैज़ बिन और हैव बिन, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, इसका नहीं बनता है। आगे देखिए, पास्ट सिंपल में यदि वाक्य लिखा हुआ है तो हमें इसके पड़ोसी यानी कि पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और वर का प्रयोग करना है। और पास्ट कंटिन्यूस में यदि आ जाए तो हमें इसी टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, जो कि वाज और वर है, परंतु साथ में बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग, BEING। क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य आए तो हमें इसके पड़ोसी टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, जो कि है हैड बिन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि फ्यूचर सिंपल का वाक्य आए तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, जो कि है शैल बी या विल बी, ठीक है, शैल बी या विल बी। और फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट
का वाक्य आए तो हमें इसके पड़ोसी यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है। तो इस प्रकार से 4 टोटल टेंस है जिनका पैसिव नहीं बनता है। एक तो प्रत्येक जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंतिम टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, 3 तो ये, और इसके अलावा ये फ्यूचर कंटिन्यूस, 4 टेंसेज का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाकी के 8 टेंसेज है इनका पैसिव वॉइस बनता है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब किस टाइप से यूज़ करनी है, आशा है यह अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी टेंस वाला कोई भी वाक्य आए, हमें सबसे पहले उस वाक्य को ध्यान से देखना है, उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख देना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे वो हमने इस चार्ट के माध्यम से समझ लिया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें इसका प्रयोग करना है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इनकी फॉर्म में परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। हमें ध्यान देना है, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आया हुआ है, देखिए आई अगर लिखा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो जब हम इसके जब देखिए सब्जेक्ट जब आई लिखा हुआ है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। तो यदि सब्जेक्ट को फिर दूसरी बार जब ऑब्जेक्ट की जगह हम लिख रहे हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस के अंदर आई सब्जेक्ट के रूप में आया है और पैसिव में जब बदलेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की ओर चला जाएगा, बाय के साथ में ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आई को हम बदलेंगे मी में। ठीक है, तो आई को किस में बदला जाएगा, मी में। इसी प्रकार वी को किस में, अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, दे को दैम में। तो इस प्रकार से ये चार्ट हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते समय किस फॉर्म में बदलना है, या ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो उसका क्या रूप होगा। इसको ध्यान से नोट करना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, ही टीचेज मी। तो देखिए ये पहले हमें समझना है कि किस टेंस का वाक्य है। अब सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ब के साथ एस एस का प्रयोग हो रहा है और ऑब्जेक्ट यानी प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल का है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए पीछे मी लिखा हुआ है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, देखिए ये रहा ये मी, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई, तो मी की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे मी को तो आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करेंगे, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल यदि आए तो हमें पड़ोसी की यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना है, यानी इज आर एम, तो आई के साथ आ जाएगा एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, फिर बाय का प्रयोग और ही का ऑब्जेक्टिव में करेंगे तो हिम हो जाएगा, तो आई एम टॉट बाय हिम। दूसरा वाक्य है राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यह वाक्य किस टेंस का है, ध्यानपूर्वक विचार करिए। अगर आपने टेंस ढंग से पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इज़ का प्रयोग हो रहा है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज आर एम प्लस बीइंग का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फुटबॉल है, फुटबॉल सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, फुटबॉल के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, फिर बीइंग का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और फिर बाय का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे राम। तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। आशा है वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आशा समझ में आया होगा, आप लोगों को एकदम क्लियर हुआ होगा।